लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ही क्यों? पूरी दुनिया के देशों ने राजतंत्र के बाद लोकतंत्र को ही क्यों अपनाया? क्या खास है इसमें जिसके कारण भारत जैसे विशाल देश में इसे अपनाया गया? यह कैसे काम करता है? क्या इसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं? और हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको इस अध्याय में। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमन गुप्ता और मैं आज लाई हूँ आपके लिए क्लास 9th की न्यू बुक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 लोकतंत्र डेमोक्रेसी। आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? तो हम सभी को ये पता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का। भारत में लगभग कितने, यानी न्यू जो डाटा है, जो नया डाटा आया हुआ है 2024 का, उसके हिसाब से भारत में कितने वोटर हैं? तो उत्तर इसका 96.8 करोड़। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सामूहिक निर्णय लेने वाली संस्थाएं कौन सी थीं? देखिए, लोकतंत्र की शुरुआत हमने जो मानी है वो वैदिक काल से, पुराने समय से मानी है, क्योंकि जो समाज था पहले वो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग ही चलता था। यानी अगर हम देखें तो वो लोकतंत्र का रूप था। तो वही पूछा हुआ है प्रश्न। उत्तर है सभा, समिति और विदत। ये 3 संस्थाएं थी जो सामूहिक रूप से निर्णय लेती थी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा सूक्त सामूहिक सोच पर जोर देता है? तो एक के मत सूक्त जो है वो सामूहिक सोच पर जोर देता था। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक गणराज्यों को क्या कहा जाता था? प्रारंभिक गणराज्य ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का ही रूप होते थे, लोकतंत्र का एक छोटा रूप। तो प्रारंभिक गणराज्यों को गण या संघ कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में निर्णय कैसे लिए जाते थे? मतदान और सामूहिक निर्णय द्वारा। बौद्ध संघ में जो निर्णय लिए जाते थे वो मतदान और सामूहिक निर्णय द्वारा लिए जाते थे। देखिए, पुराने समय में जब भी कोई निर्णय लेना होता था, स्पेशली गणराज्यों में या फिर बौद्ध संघों में, तो यहाँ पर सभी लोगों से एक गुप्त मतदान कराया जाता था। ये सभी लोग मिलजुल कर अपना निर्णय लेते थे, जो लोकतंत्र का ही रूप था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में किस चीज को बढ़ावा दिया जाता था? वाद विवाद और चर्चा। यानी किसी भी निर्णय को लेने के लिए वाद विवाद होता था, चर्चा होती थी और इसके बाद ही निर्णय लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतांत्रिक विचारों को किसने पुनर्जीवित किया? उत्तर है स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? उत्तर है साल 1946। अगर संविधान सभा की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, और जब ये बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949, और जब ये लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। तो ये तीनों डेट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। अगला प्रश्न है कि भारत में किस आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? ये आपको अच्छे से पता होगा। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिकों को, नागरिकों का मतलब जो इस देश में रहते हैं, जिन्हें एक तरह से विधिक रूप से यहाँ के नागरिक माना गया है।
अगला प्रश्न है कि गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट द्वारा सभी वयस्कों को मिलने वाले वोट के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। तो सार्वभौमिक का मतलब सभी के लिए, वयस्क का मतलब 18 वर्ष से उम्र जिसकी पार हो चुकी है, और मताधिकार यानी मत वोट का अधिकार। अगला प्रश्न है कि कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को लॉ का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका अर्थ है कानून के सामने सभी की समानता और कानून का समान संरक्षण। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जहां भी संविधान होगा वहां कानून का शासन होगा। अगला प्रश्न है कि कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ से क्या तात्पर्य है? उत्तर है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी स्थिति, पहचान या पद कुछ भी हो, कानून द्वारा समान रूप से उसे देखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में होने वाले चुनावों में मतदान करने वाले लोगों की संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक है, इसलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। और लगभग कितना 98 समथिंग कुछ है करोड़, है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र को वास्तव में जीवंत क्या बनाता है? तो इसकी विविधता और चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से जीवंत बनाती है। इसमें विभिन्न भाषाई, धार्मिक यानी विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक ही लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर मतदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि चुनावों को एक सामूहिक राष्ट्रीय अभ्यास, कलेक्टिव नेशनल एक्सरसाइज क्यों कहा जाता है? क्योंकि चुनावों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की आवाजें मतपत्र, बैलेट या ईवीएम के जरिए एक साथ व्यक्त होती हैं, जिससे देश की सरकार और सार्वजनिक जीवन को आकार मिलता है। यानी चुनाव के माध्यम से ही हमारी जो राष्ट्र की सरकारें हैं वो चेंज होती हैं, ऊपर से नीचे तक जितना तंत्र होता है वो चेंज हो जाता है। स्पेशली जो अस्थायी कार्यपालिका है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए हम इसको सामूहिक राष्ट्रीय अभ्यास कहते हैं। और बहुत सारे लोग, मतलब जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो सभी मतदान में भाग लेते हैं, इसीलिए इसे सामूहिक राष्ट्रीय अभ्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसे कहते हैं? तो समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा, यही कानून का समान संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, और 100% पूछा ही जाएगा। हो सकता है या मिड से पूछा जाए या फिर पूरा आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये भाग 3 में दिए हैं। तो सबसे पहला अधिकार जो है वो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है, जहाँ लोगों को किस किस विषय में समान माना गया है ये सब बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 19 से 22 तक दिया हुआ है। आप कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता, बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं 1922 तक। अगला है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपके साथ शोषण होता है, बच्चों के साथ, 14 वर्ष से कम बच्चों के साथ, या फिर किसी नागरिक को, सिटीजन को खरीदा या बेचा जाता है, इसके विषय में आर्टिकल है 23 और 24। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धर्म को, सभी लोगों को अपने धर्म की स्वतंत्रता है और वो उसको अपना सकते हैं, और उसको अगर वो चाहें तो बदल भी सकते हैं। तो अनुच्छेद आर्टिकल 25 टू 28 धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 टू 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अगर आपके साथ मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भेदभाव होता है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उसे
अपनी बात वहां पर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक किस अधिकार के तहत अदालत जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो नागरिक किस अधिकार के तहत अदालत में जा सकते हैं। तो यह अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है कि नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किन अनुच्छेदों के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32, और अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात हो तो अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 यानी अगर राज्य की बात है तो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस वर्ष जोड़ा गया था और यह किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 21A के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है। तो प्रश्न को पढ़ के आपको तो एक चीज कंफर्म हो गई होगी कि ये किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21A में है। तो सबसे पहले शिक्षा का अधिकार किस वर्ष जोड़ा गया था। तो 2009 में इसे जोड़ा गया था और यह अनुच्छेद 21A में है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान है। अगला प्रश्न है सरकार के 3 मुख्य अंग कौन से हैं और उसके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला है विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरा कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, और तीसरा है न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है। अगला प्रश्न है शक्तियों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है, यानी शक्तियों का अलग अलग होना क्यों आवश्यक है। सारी पावर किसी एक संस्था को या एक व्यक्ति को भी दी जा सकती है, लेकिन हमारे भारत ने शक्तियों का पृथक्करण यानी शक्तियों को कई भागों में बांट दिया है, और ये पृथक्करण क्यों आवश्यक है यही आपसे पूछा गया है। उत्तर है यह किसी भी एक अंग में शक्तियों के संकेंद्रण को रोकता है, यानी किसी एक व्यक्ति एक संस्था को पूरी पावर देने से रोकता है और सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन को बनाए रखता है। हमने 3 अंग ऊपर पढ़े हुए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इन तीनों ही अंगों में जो पावर है उनको बांट दिया गया है और तीनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर, है ना, इस पे कंट्रोल करते हैं। कभी कभी अपोजिट क्यों हो जाते हैं, अगर किसी एक संस्था ने कुछ ऐसा कार्य किया जो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करती है, दूसरी संस्था उस पर रोक लगाती है। अगला प्रश्न, यदि कोई कानून संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है तो न्यायपालिका के पास क्या शक्ति होती है। तो न्यायपालिका के पास उस कानून को असंवैधानिक, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की शक्ति है, यानी उस न्यायपालिका उस जो नियम है उसको, जो कानून है उसको क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, संवैधानिक घोषित कर देती है। अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका PIL किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि बताइए जनहित का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो वो भी आपको बताना होगा। तो जनहित के प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अदालत में शुरू की गई एक कानूनी कार्रवाई को जनहित याचिका कहते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिका PIL जैसे कदम क्यों उठाए गए हैं। तो सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच, सभी नागरिकों तक न्याय की पहुंच हो सके, वो न्याय पा सके, इसके लिए PIL की शुरुआत की गई। लोकतांत्रिक सरकारें किसके प्रति जवाबदेह होती हैं। तो लोकतांत्रिक सरकारें देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती हैं। अगर कोई सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही तो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो जनता उस सरकार को दोबारा नहीं चुनेगी, इसलिए पूरी पावर जो होती है वो किसके हाथ में होती है, देश के नागरिकों के हाथ में होती है। अगला प्रश्न है कि नागरिक सरकार के कार्यों का मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। तो चुनावों के माध्यम से, जब चुनाव आते हैं तो सारी सरकारें जो काम करती हैं वो अपना सारा ब्यौरा देती हैं कि हमने ये किया, तो जो नागरिक हैं वो अलग अलग दल को ये बताती हैं कि आखिर उन्होंने क्या काम किया, कौन अच्छा है और किसे जिताना चाहिए, किसे नहीं जिताना चाहिए, ये सब नागरिकों के हाथ में होता है और ये चुनाव के माध्यम से ही संभव हो पाता है। सार्वजनिक बहसें और नागरिक समाज के साथ जुड़ाव के माध्यम से नागरिक सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है।
आप सभी को पता है भारत का। किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 किसी भी अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है इस अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। लोकप्रिय संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है, यानी लोग हैं और सरकार अपनी शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जिससे जनता को अपनी पसंद और विचारधारा के अनुसार सरकार चुनने के अधिक विकल्प मिलते हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, और ऐसे कई देश हैं जहाँ पे दो दलीय व्यवस्था या एक दलीय व्यवस्था, केवल एक ही दल चुनाव लड़ता है और जीतता है, या दो दल चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन भारत जो है वो बहुदलीय व्यवस्था को इसने अपनाया है, और यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और जिसे जनता पसंद करती है जिस दल को, उसे बहुमत में ले आती है, यानी उसे जिता देती है। अगला प्रश्न है सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन के पास कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? अगर कोई दल अपनी सरकार बनाना चाहे तो उसके पास कितनी सीटें होनी चाहिए? है ना? 50% से अधिक सीटों का होना अनिवार्य है। मान लीजिए कि किसी एरिया में 70 सीटें हैं, है ना? 70 सीटें हैं। 70 सीटों में अगर किसी दल को वहां सरकार बनानी है तो उसे कम से कम 36 सीटें जो हैं वो, यानी 50% से अधिक, यानी 36 प्लस 1, सॉरी 35 प्लस 1, टोटल 36 जो है वो सीटें उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सरकार बना ले उस जगह पे। अगला प्रश्न है कि विपक्ष का गठन कौन करता है? अपोजिशन क्या होता है, या अपोजिशन का गठन कौन करता है? तो जिन राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिलती हैं, जैसे कि सभी दलों ने चुनाव लड़ा और किसी एक दल ने सरकार बनाई, बाकी जो बचे हुए दल हैं जो उस चुनाव में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अगर वो नहीं जीत पाए, इतनी सीटें नहीं मिल पाई हैं, तो वो सभी किसका काम करते हैं? अपोजिशन का काम करते हैं, विपक्ष का काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दल किस कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं? तो ये कानून है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 सरकार को क्या निर्देश देता है? उत्तर है यह अनुच्छेद राज्य सरकार को समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, SC और अनुसूचित जनजातियों ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल 46 अच्छे से याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद क्या कर, राज्य सरकार को समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, SC और ST के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत किसमें निहित होती है? तो ये असली ताकत किसमें निहित होती है? नागरिकों में। सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस को कौन बढ़ावा देता है? तो मीडिया और नागरिक समाज, बहस के द्वारा, चर्चा के द्वारा और अभिव्यक्ति के द्वारा स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, बहस के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से। अगला प्रश्न है जवाबदेही तंत्र के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाएं कौन सी, यानी कौन सी वो संस्थाएं हैं जो जवाबदेह हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG बोलते हैं, और केंद्रीय सूचना आयोग CIC, लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC, ये सभी जवाबदेही तंत्र के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है और यह कैसे लागू होता है? तो विकेंद्रीकरण ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों जैसे पंचायत में और नगर पालिका के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में प्रधान होते हैं, है ना? और
पार्षद होते हैं, शहरों में पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब विकेंद्रीकरण का ही एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण और संतुलन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे काम करता है? तो एक लिखित संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और उसी के हिसाब से ही सत्ता का हस्तांतरण जो है, वो सत्ता किसके पास रहेगी, उसी हिसाब से सुनिश्चित किया जाता है। प्रश्नकाल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आवर क्या होता है? संसदीय सत्र, जब पार्लियामेंट सेशन होता है तो उस समय जो पहला घंटा होता है उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। इस दौरान संसद के जो सदस्य हैं वो सरकार यानी मंत्रियों से, जिनकी सरकार होती है, ऐसे मंत्रियों से उनके काम और नीतियों से संबंधित जो अपोजिशन वाले हैं, है ना, वो सभी क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं उनसे। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रश्नकाल का क्या महत्व है? यह सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखने, सरकार को जनता व संसद के प्रति जवाबदेह बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? उत्तर है यह उन स्वैच्छिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और सामुदायिक संघों को संदर्भित करता है जो समाज के भीतर काम करते हैं। तो समाज के भीतर जो लोग काम करते हैं उनके बारे में इसमें बताया जाता है। और जैसे स्वैच्छिक समूह हो गए, गैर सरकारी संगठन हो गए और सामुदायिक संघ हो गए, ये सरकार में शामिल न होकर भी देश के लिए, सरकार के लिए काम करते हैं, लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। विधायी प्रक्रिया के लिए कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार हैं और इसके लोकतांत्रिक मूल्य क्या हैं? इसके लिए विधायिका, संसद, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय, यानी विधायिका में क्या क्या आता है? संसद, राज्य की विधानसभाएं और जो स्थानीय निकाय हैं वो आती हैं, और यही सब जिम्मेदार है विधायी प्रक्रिया के लिए, यानी कानून बनाने के लिए, है ना। इसके मुख्य मूल्य प्रतिनिधित्व, विचार विमर्श और असहमति है। यानी जब ये कानून बनाए जाते हैं, विधायी प्रक्रिया होती है, तो संसद में, राज्य विधानसभा में और स्थानीय निकायों में क्या किया जाता है ना, विचार विमर्श होता है ना, प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कैसे होगा, है ना, और मूल्य सब क्या है, और सहमति असहमति, इन सब पे चर्चाएं होती हैं। अगला प्रश्न है चुनावी प्रक्रिया को भारत में कौन संभालता है? तो आप सभी को पता है कि चुनाव कौन करवाता है और चुनावी प्रक्रिया की देखरेख कौन करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य कार्य और मूल्य क्या है? तो न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य कार्य है न्याय करना, अदालतें इसे संभालती हैं, इसका मुख्य मूल्य कानून का शासन लाना है और समानता और न्याय बनाए रखना है। अगला प्रश्न है मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि मीडिया जनता की आवाज बनता है, सार्वजनिक मुद्दों को उठाता है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों व लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है जनता को सूचना देना या सूचित करना, जनता की आवाज बनना, समस्याओं का समाधान करना और जवाबदेही तय करना कि अगर किसी से गलती हुई है तो उसका जवाबदेह किसे होना चाहिए, है ना, या कौन हो सकता है या कौन होगा। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? ये सब मीडिया से ही पता चलता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उत्तर है व्यवस्था जहां नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सीधे भाग लेते हैं। यह बड़े देशों में लागू करना कठिन होता है ना। इसका एक मुख्य उदाहरण है स्विट्जरलैंड। यहाँ पे जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति को चुनना है या प्रधानमंत्री को चुनना है, तो फोन के माध्यम से सीधे वोटिंग हो जाती है। हर व्यक्ति वोट करता है ना, तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे। और इनडायरेक्ट रूप में क्या होता है, पहले हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर प्रतिनिधि अपने उसको प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वहां पे इनडायरेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है अध्यक्षीय लोकतंत्र, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? तो उत्तर है वह व्यवस्था जहां कार्यपालिका विधायिका से पूरी तरह स्वतंत्र होती है और राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है, उस जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस से। अगला प्रश्न है प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? इसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का हिस्सा होते हैं और वे विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, जैसे भारत और कनाडा।
एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के प्रकार बताइए। तो लोकतंत्र के प्रकार मैंने आगे बताए हुए हैं। आपको शॉर्ट रूप में भी आप उसको देख सकते हैं और लॉन्ग रूप से भी उसको लिख सकते हैं, लॉन्ग टाइप से उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? इसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का हिस्सा होते हैं और वे विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, जैसे भारत और कनाडा। ये तो मैंने कर दिया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त विशेषता क्या है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे व्यापक रूप से जो मान्यता प्राप्त विशेषता है वो है नियमित अंतराल पर चुनाव। इसमें और भी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन मेन जो है कि नियमित अंतराल पे हमारे भारत में हर 5 साल बाद चुनाव होता है, कहीं कहीं 4 साल में होता है। तो एक नियमित अंतराल बना दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही ये चुनावी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है हर यानी सभी लोकतांत्रिक देशों में। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो प्रकार हैं वो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके अलावा भी आगे हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। तो पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में देख लेते हैं। इस व्यवस्था में देश के नागरिक नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे डायरेक्टली भाग लेते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ा था हमने। यह व्यवस्था बहुत बड़े और अधिक जनसंख्या वाले देशों में लागू करना अत्यंत ही कठिन होता है। जैसे सबसे पहले इसका उदाहरण जो है वो है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है दूसरा जो है वो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? इस व्यवस्था में जनता देश के शासन में सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुने हुए प्रतिनिधि ही कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। यह सरकार पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें एक निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से चुनाव होते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को चुनती है ना। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को डायरेक्ट ही जनता चुन लेती है। अगला प्रश्न है कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र की विशेषताओं का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र के पहले प्रकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, और दूसरा है आपका ये संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र। तो उत्तर है इसका संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र शासन चलाने की दो अलग अलग प्रणालियां हैं, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कार्यपालिका और विधायिका का संबंध जो होता है, इस प्रणाली में कार्यपालिका सरकार के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका का भी हिस्सा होते हैं, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जवाबदेही, कार्यपालिका अपने हर कार्य और नीति के लिए पूरी तरह से विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। जनता की भूमिका, जनता सीधे विधायिका संसद का चुनाव करती है और विधायिका के भीतर से ही कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत और कनाडा। अध्यक्षीय लोकतंत्र की बात करें तो शक्तियों का पृथक्करण होता है इसमें। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति का चुनाव, देश के मुख्य कार्यकारी यानी राष्ट्रपति का चुनाव सीधे देश की जनता द्वारा किया जाता है। जवाबदेही, राष्ट्रपति अपने नियमों के लिए विधायिका के अधीन नहीं होता, बल्कि वह सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस। अगला प्रश्न है संघवाद क्या है? संघवाद यह सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियां और जिम्मेदारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है, जैसा कि भारत के संविधान के केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची में व्यक्त किया गया है। बची हुई अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं। संघवाद का मतलब होता है कि जो भी पावर है वो कई भागों में उसको बांट दिया जाता है ना, और उन सभी की क्या क्या जिम्मेदारी है, ये सभी चीजें जो है वो लिखित रूप से होती हैं, और
ये कहाँ लिखी होती है? समवर्ती सूचियों में लिखी होती है ना। 3 समवर्ती सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। और इसके अलावा भी जो शक्तियां बची हुई हैं वो किसको किसको दी जाती हैं? केंद्र सरकार को दी जाती है। अब बात करते हैं संप्रभुता की। तो यह लैटिन शब्द सुप्रेनस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च। यह किसी राज्य की अपने क्षेत्र और नागरिकों पर सर्वोच्च, अंतिम और स्वतंत्र कानूनी शक्ति को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार कब मिला? तो भारत में पूर्ण मताधिकार महिलाओं को स्वतंत्रता के बाद 1950 में मिला, ब्रिटेन में 1928 में मिला और अमेरिका में 1920 में मिला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डी महिलाओं को पंचायत में क्या अधिकार देता है? तो ये 1/3 33% सीटें आरक्षित करता है पंचायतों में महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों या नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है आपका अनुच्छेद 243T, जो प्रत्येक नगर पालिका में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक ढांचा कितनी परतों में काम करता है और उनके नाम क्या हैं? तो भारत का संवैधानिक ढांचा एक त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से काम करता है, जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये तीनों जो हैं वो त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिनके हिसाब से भारतीय संवैधानिक ढांचा कार्य करता है ना। स्थानीय सरकारों में आपको पता होगा कि पंचायती राज और नगर पालिकाएं आती हैं। त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इस तरह से जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और अब जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना। यानी इसका उद्देश्य है कि प्रशासन जो है वो आसान हो और सभी उसमें लोकतांत्रिक भागीदारी कर सकें। क्षेत्रीय स्तर के लोग जो हैं, यानी स्थानीय स्तर के लोग जो हैं वो अपने नियम कानून खुद बना सकें, अपने आसपास के क्षेत्रों को देख सकें, उसे चला सकें, है ना। राज्य सरकार राज्य को देख सके अच्छे से, और संघ सरकार पूरे देश को, राज्यों को और इन सभी को देख सके। अगला प्रश्न है, कोरम क्या होता है? कोरम गणितपूर्ति किसे कहते हैं? तो किसी भी सभा या बैठक की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या को कोरम कहा जाता है। पेशा अधिनियम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? यह कब लागू हुआ? पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य कार्य क्या है? तो यह अधिनियम अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करता है ना। पेशा एक्ट जो है यह, और ग्राम सभा को प्राथमिक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में सशक्त बनाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ग्राम सभा को प्राथमिक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में किसे बनाया गया है? तो पेशा एक्ट को, है ना। ये कब हुआ था? 1996। इसकी फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आपके बुक में इसकी फुल फॉर्म को नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, सरकारी समितियां कोऑपरेटिव क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, यह लोगों द्वारा समान लाभ के लिए मिलकर काम करने के उद्देश्य से बनाए गए समूह हैं, जहां सभी सदस्य मुनाफे और जिम्मेदारियों को बराबर भाग में बांटते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1975 से 1977 तक, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकाल है, 352, 356 और 360, जो आर्टिकल में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत आपकी बुक में बहुत डिटेल से दिए हुए हैं, तो उनकी जो मेन हेडिंग थी वही मैंने इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, बहुदलीय व्यवस्था, कमजोर समूह के अधिकारों की रक्षा करना और जवाबदेही और पारदर्शिता। तो यह सभी लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत हैं। और या तो आपसे ये एक
टॉपिक पूछा जाएगा, और या तो ये हो सकता है कि या फिर ये विस्तृत रूप से आप में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किसी एक लोकतांत्रिक संस्था जैसे चुनाव आयोग पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो चुनाव आयोग पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% चांस है कि आपसे पूछा जाएगा ये। तो भारत में निष्पक्ष, स्वतंत्र और समय पर चुनाव कराना इसकी जिम्मेदारी होती है। यह आदर्श आचार संहिता को लागू करता है, सभी दलों के लिए समान अवसर बनाता है, और यह हर पात्र नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान की सुविधा देकर जनता की भागीदारी बढ़ाता है। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में संविधान की क्या भूमिका है? उत्तर है, संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि कोई तानाशाह न बन सके। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है जिनकी रक्षा देश की अदालतें करती हैं। यह देश को चलाने के लिए स्पष्ट नियम, दिशा निर्देश और कानून की रूपरेखा तय करता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 और 11, 12, ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपके अभ्यास प्रश्न से लिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार आज भारत में लोकतंत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो मुख्य चुनौतियां हैं आर्थिक असमानता, यानी अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, जातिवाद और सांप्रदायिकता, राजनीति में धर्म और जाति का गलत इस्तेमाल किया जाता है, भ्रष्टाचार, सरकारी और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की कमी है, अशिक्षा और जागरूकता की कमी। कई नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना भी एक मुख्य चुनौती है। तो चुनौतियां जो है शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो आर्थिक असमानता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, जागरूकता की कमी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको प्रश्न उत्तर इसके कैसे लगे, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे जो क्वेश्चन थे उन्हें एक जगह में लाई, और कहीं भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी बुक से बाहर हो, क्योंकि ये बुक नई आई है तो बहुत ध्यान से इसे करना पड़ा है मुझे। तो प्लीज़ अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो गए हैं, यानी ज़्यादा हो गए हैं और थोड़े बड़े भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है। अगर मैं कहीं भी कुछ भी छोड़ती हूँ तो आप चैप्टर में कुछ ना कुछ मिस कर देते, इसलिए मुझे इतने प्रश्न इसमें रखने पड़े। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ आपको लगे कि हाँ कुछ इसमें और होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तो उसके लिए भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।